हेलो गाइस, आज करने वाले हैं क्लास 12th का होम साइंस सब्जेक्ट। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि मैम हमारा डिज़ाइन का पेपर बहुत अच्छा गया है, फैशन स्टडीज़ का पेपर अच्छा गया है, अब आप होम साइंस की वीडियो बना दो जिससे हमारे इसमें भी फुल मार्क्स आ जाए। तो ये क्या है, हमारा होम साइंस का आज हम यूनिट 1 करने वाले हैं, जो कि आपका है वर्क लाइवलीहुड करियर। इस यूनिट को मैंने पूरा निचोड़ दिया है ढंग से। सबसे पहले इसका मैं रिविजन करवाऊंगी आपको। रिविजन करवाने के बाद मैं आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपको पता होने चाहिए, जो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपने पीवाईक्यूज की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बोर्ड्स में हमेशा अपने पीवाईक्यूज करके जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पीवाईक्यूज करेंगे। पीवाईक्यूज को करने के बाद थोड़े से एनसीईआरटी के हिडन क्वेश्चंस करेंगे। हिडन क्वेश्चंस मतलब जो एनसीईआरटी की बुक में छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, उनमें कुछ आंसर्स लिखे होते हैं, उनसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, फिर वो करेंगे। ठीक है गाइस, शुरू हो जाओ। पूरी वीडियो ध्यान से सुनना। कहीं भी अगर आपको कोई तकलीफ होती है, मतलब समझ में नहीं आता है या कोई डाउट होता है, कमेंट करके बताओ। मैं विद इन अ सेकेंड्स या फिर मैं बोलूँगी विद इन मिनट्स में आपको रिप्लाई कर देती हूँ। मैं कभी भी किसी बच्चे को डाउट के साथ बैठे नहीं रहने देती। चलो शुरू करते हैं गाइस, पहले इंट्रोडक्शंस के साथ। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, मुझे थोड़ा सा कफ हो रहा है, थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है। मे बी मेरी वॉइस आपको थोड़ी कर्कश लगे या फिर आपको समझ में कहीं पे ना आए तो बता देना, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। वर्क क्या होता है, लाइवलीहुड क्या होता है, करियर क्या होता है, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी इस वीडियो में मैं ये भी बता देती हूँ, इमेजेस वगैरह लगाई हैं जिससे आपको ईजिली आइडिया लग सके कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वर्क क्या होता है, एक पर्पसफुल फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। आप एक फिजिकल या फिर एक मेंटल एक्टिविटी कर रहे हो टू अचीव स्पेसिफिक रिजल्ट। काम, आप काम क्यों करते हो, जिससे कोई रिजल्ट मिले, राइट। अब आप बोलोगे कि ठीक है मैं चाय बनाने जा रही हूँ जिससे कि मैं चाय पी सकूँ। ऑफकोर्स बेसिक सी चीज़ बोली है मैंने। आप अगर कुछ भी काम करते हो तो एक रिजल्ट आपको मिलता है, राइट। आप बाहर जाते हो ऑफिस में काम करने, आप उसके बाद क्या है, आपको पैसे मिलते हैं, यू गेट अ स्पेसिफिक रिजल्ट। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या सारे काम हमें पैसे अर्निंग के लिए ही होते हैं? नहीं, ठीक है। तो आप सारे के सारे काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करते। कुछ काम आपकी क्या देते हैं, आपको सेंस ऑफ आइडेंटिटी देते हैं। मैंने ऐसे बहुत वुमेन्स को देखा है जो कि जॉब कर रही होती हैं, जस्ट 5-6 हज़ार की नौकरी कर रही होती हैं। क्यों कर रही होती हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पैसों की कमी हुआ है, या ऐसा ऐसा नहीं है। हर किसी को, दे आर नॉट जस्ट वर्किंग बिकॉज ऑफ अर्निंग मनी, दे आर वर्किंग बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। वो काम इसलिए कर रही हैं जिससे क्या हो सके, उनको आइडेंटिटी मिल सके, है ना। वो क्योंकि अपने आप को क्या बोलेंगे कि या यस आई एम वर्किंग as maybe I am working as a teacher, maybe I am working as a cook. So what they are basically giving a sense of identity. उनको एक क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मिल रही है, सेल्फ वर्थ, अपनी पहचान मिल रही है, एंड अ वे टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, और एक तरीका जिससे वो अपनी सोसाइटी को क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। अच्छी बात है ना। अगर आप बाहर जा रहे हो, कुछ कमा रहे हो, तो आप अपनी सोसाइटी के लिए लाइबिलिटी नहीं हो। लाइबिलिटी मतलब उनके ऊपर आप एक बर्डन नहीं हो, आप एक एसेट हो। आप कमा रहे हो, अपना खर्चा निकाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपको आइडेंटिटी मिल रही है, सेल्फ वर्थ मिल रही है। अगर आपको वैसे अच्छे नहीं भी मिल रहे हैं तो आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ की बहुत वैल्यू है। इसके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार आया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर अर्निंग मनी इज नॉट for some people, work is actually not earning money directly, so what could be the work is basically, यहाँ पे आप बोलोगे सेल्फ वर्थ, आइडेंटिटी, ये सब चीज़ें आप अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना, ये सारे पॉइंट्स आप उस आंसर में लिखोगे। नेक्स्ट आता है मीनिंगफुल वर्क क्या होता है। अब मीनिंगफुल वर्क मतलब जो आप डायरेक्टली सोसाइटी के लिए कर रहे हो। सो मतलब सोसाइटी की हित के लिए कर रहे हो आप, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ब्रिंगिंग पर्सनल सेटिस्फैक्शन, वहाँ पे आप अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन, जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे कि रतन टाटा है या बड़े बड़े ऐसे हमारे बिल्डर्स हो गए या बिजनेसमैन हो गए, जिन्होंने अपनी काफ़ी सारी फाउंडेशंस खोली हैं बच्चों को पढ़ाने की होगी। जैसे अडानी ने खोली थी कि अपनी स्टिचिंग की, उन्होंने अपनी स्टिचिंग की एक खोली है कि जहाँ पे वो लोग स्टिचिंग करें, है ना। तो ये सारे क्या होती है, एक तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, दूसरी बात आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या मीनिंगफुल वर्क नहीं होता। मान लो एक बिजनेसमैन है, उसने बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा दी और वो उसके आसपास के में हर जगह लेबर भी बेकार हो रही है, हेल्थ कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, कुछ सही नहीं है, बस वो तो अपने कमाने में लगा है। वो एक मीनिंगफुल वर्क नहीं है। इस टाइप का भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। डज इट इज अ मीनिंगफुल वर्क? नो। मीनिंगफुल वर्क मीन जहाँ पे आपकी सोसाइटी का हित हो, आप अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जहाँ पे आप अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, एंजॉयमेंट टू दी वर्कर, आपके वर्कर को आपके साथ काम करने में एंजॉयमेंट मिल रहा है, उन्हें खुशी मिल रही है। इट अलाउज पीपल टू यूटिलाइज देयर यूनिक टैलेंट, और जिससे हर आदमी अपना यूनिक टैलेंट निकाल रहा है। अब क्या आता है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड क्या होता है, द स्पेसिफिक मीन्स और जॉब और एक्टिविटीज बाय विच
पीपल सिक्योर देयर बेसिक नेसेसिटी। एक लाइवलीहुड मतलब कहते हैं ना कि हाउ विल यू रन योर लाइवलीहुड, आप अपनी गृहस्थी कैसे चलाओगे। तो यहाँ पे जो लाइवलीहुड क्या होती है, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी कर रहे हो। आप अपना खाना, आप अपना पीना, आप अपने आप को शेल्टर और क्लोथिंग, 4 चीज़ें हमें कहते हैं ना आदमी के पास क्या होना चाहिए, अपने पास खाना होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, मतलब ऊपर छत होनी चाहिए और पानी होना चाहिए। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको पता है। लाइवलीहुड क्या होती है, लाइवलीहुड का मतलब यही है कि आप अपनी जॉब और एक्टिविटीज़ अपनी बेसिक नेसेसिटी, अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कर रहे हो। इट फोकसेस ऑन सर्वाइवल एंड फाइनेंशियल सस्टेनेंस। क्या कह रहे हैं, यह आपका फोकस करता है कि आपकी ये जॉब आपकी लाइवलीहुड को पूरा करती है या नहीं करती है, या आपकी फाइनेंशियल सस्टेनेंस, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है और आपके सर्वाइवल है, उसका ध्यान रखती है। करियर क्या होता है, करियर मतलब अ कॉन्टिन्यूअस लाइफ लॉन्ग जर्नी ऑफ बिल्डिंग स्किल्स। करियर मतलब जब कहते हैं ना कि कोई आदमी करियर बना रहा है, अपना करियर बनाने का मतलब क्या है, लाइफ लॉन्ग जर्नी आप अपना बना रहे हो, बिल्डिंग स्किल्स, नई नई चीज़ों को सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। जैसे कि मैंने डिज़ाइनिंग करी थी, ठीक है, पता है मैं हर वीडियो में भी बताती हूँ इस चीज़ को कि कैसे आप एक करियर को डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने डिज़ाइनिंग करी तो आगे सीखा, फिर जॉब करी, वहाँ से सीखा, फिर एक्सपोर्ट में गई, वहाँ से सीखा, बाइंग हाउस में गई, वहाँ से सीखा। तो ये क्या है, करियर इज़ अ लाइफ लॉन्ग बिल्डिंग स्किल्स। आप अपनी स्किल को सीखते हो, गेनिंग नॉलेज, और आप अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते हो। जो हम कॉलेज में सीखते हैं वो हम आगे आगे उससे अच्छा सीखते हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्री में सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है, फिर आगे जाते हैं तो और अच्छा सीखते हैं। तो बेसिकली करियर क्या होता है, जहाँ पे आप लाइफ लॉन्ग गेन करते जा रहे हो, नॉलेज आपकी बढ़ती जा रही है, और वो आती है टाइम के साथ एंड नॉलेज, ठीक है, बेसिकली डिवोशन के साथ। प्रोग्रेसिंग इन अ चूजन प्रोफेशन, जो भी आपका प्रोफेशन है, जहाँ पे करियर इज, जो भी आपका प्रोफेशन है आप उसमें नॉलेज को गेन कर रहे हो और अपनी स्किल बना रहे हो। अनलाइक अ टेम्परेरी जॉब, अ करियर इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म गोल्स एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। बेसिकली क्या होती है टेम्परेरी जॉब, आज मैंने फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने मान लो असिस्टेंट की जॉब कर ली कहीं पे, या फिर मैंने कहीं पे वो कर ली, टेम्परेरी बेसिस पे कहीं पे मैंने सलून में काम कर लिया फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ टेम्परेरी जॉब। आज मैं सलून में काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं कहीं और काम कर रही हूँ, क्या वो मेरा करियर है? नहीं। करियर वो होता है जो आप लॉन्ग टर्म में करो, करते जा रहे हो, यू आर डूइंग लॉन्ग टर्म में, आप उस काम को कैरी कर रहे हो, उसको अपना प्रोफेशन बना रहे हो। प्रोफेशन क्या होता है, मैंने तो इस काम में भाई इतने साल डिवोट करे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछले 15 साल से बच्चों को सिखा रहा है, तो ये 15 साल से बच्चों को सिखा के क्या बना है, इट्स इज बिकमिंग माई प्रोफेशन, इट्स अ प्रोफेशन, बिकॉज मैंने हर टाइम उससे सीखा है, आई हैव गेन्ड एंड बिल्ड स्किल, तो दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली प्रोफेशनल ग्रोथ। वो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत अच्छी फोटो लगी पड़ी है, ध्यान से इसको देखो। वर्क दिखा रहे हैं, कैसे वर्क है, जहाँ पे आपका मीनिंगफुल वर्क आता है, जहाँ आप सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हो। लाइवलीहुड का मतलब है जहाँ पे आप अपना पानी, घर, खाना पीना ये पूरा करते हो। करियर मतलब जो आप सीढ़ी पे चढ़ते जा रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो और अपना प्रोफेशन बना रहे हो। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया की पुरानी ऑक्यूपेशंस क्या है, मतलब इंडिया में पुराना ऐसा क्या काम है जो होता जा रहा है। आजकल की टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे, मैं बोलूँ एआई टेक्नोलॉजी ये सब तो अब आई है। ट्रेडिशनल मतलब पुराने, ऑक्यूपेशन मतलब काम, पुराना काम जो इंडिया करता आ रहा है। इंडिया इज रिच ऑफ कल्चरल हेरिटेज, आपको पता है इंडिया में अलग अलग टाइप की हेरिटेज मतलब आपका जो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का कल्चर देखने को मिलता है। तो ट्रेडिशनली क्या ऑक्यूपेशन मेन थी, पहली थी एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है, नेम 2 ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, या फिर व्हाट इज द फेमस ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। तो पहला क्या आता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आज भी और पहले भी ये नींव है इंडिया की, और यहाँ पे क्या, नींव का मतलब है बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। एकम्पनिंग फार्मिंग, हस्बेंड्री एंड फिशरी, मतलब क्या है, आप यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हो। हस्बेंड्री का मतलब होता है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जैसे कि मैं बोलूँ एग हो गया, एग फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, जैसे कि डेयरी फार्मिंग हो गया, जहाँ पे आप एनिमल्स के साथ प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो अपना, ठीक है, फूड जनरेटेड, तो देन इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। और फिशरीज मतलब फिश को के साथ कर रहे हो। हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल इंडिया की नींव है, इंडिया का टेक्सटाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इफ यू रिमेंबर तो सबसे पहले इंडिया इज नोन फॉर इट्स एक्सपोर्ट करता है। इंडियन टेक्सटाइल इतना रिच है, इतना हैंडीक्राफ्टेड है, इतना सुंदर काम है ना। कहते हैं कि जरदोजी का काम हो, आप देखो कितने, चाहे फैशन से लेके होम टेक्सटाइल तक, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है, हाथ का काम है, कितना फेमस है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी है। तो हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल उसकी स्पेशलिटी है, जैसे कि पॉटरी भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, टेक्सटाइल्स हो सकता है, वीविंग हो सकता है, बनारसी सिल्क हो गया, जैसे कि कांजीवरम हो गया, ये सब फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, हाथ के टेक्सटाइल्स हैं ये सारे, ब्लॉक प्रिंटिंग, वीविंग,
तीसरा आता है इंडियन क्यूसाइन। इंडियन क्यूसाइन का मतलब है आपका फूड। इंडियन फूड बहुत ज़्यादा फेमस है ना। इंडियन फूड मतलब द डाइवर्स रीजनल फूड प्रिपरेशन। अलग अलग जगह पे इंडिया में आपको अलग अलग खाने को देखने को मिलेगा। साउथ में देखोगे तो साउथ इंडियन दिखेगा, नॉर्थ में देखोगे तो नॉर्थ इंडियन दिखेगा। तो अलग अलग खाना अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे इंडिया का सबसे पहले बोलूँ तो दाल चावल, जो कि हर इंसान खाता है, दैट इज हैविंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन इन इट, तो दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस। एंड दैट इज आप क्या क्या यहाँ पे इंडिया का स्ट्रीट फूड फेमस है, केटरिंग फेमस है, रेस्टोरेंट बिजनेसेस है, ये सब आपके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है ना। और चौथा आता है आपका विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट मतलब जो कि आप पेंटिंग्स, इंडियन पेंटिंग्स की बात करूँ तो जैसे ट्रेडिशनल की बात करूँ तो फोक आर्ट आपके मधुबनी हो गई, वॉरली आर्ट हो गई, जो कि हमारे कल्चर और हमारी पहचान बताती हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कभी भी कोई भी अगर बाहर का कोई आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बाहर का मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट्स वगैरह आते हैं दूसरी कंट्रीज के, तो व्हाट हैपन, हम लोग अपना फोक डांस, अपना फोक आर्ट, ये सब बहुत दिखाते हैं, क्योंकि वो हमारा इंडिया इज रिच अबाउट इट्स कल्चर, राइट। तो वहाँ पे आप अपना फूड हो गया, फार्मिंग हो गया, सीड्स हो गए, ये सब चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो हम लोग ग्रो बहुत अच्छा करते हैं और ये हमारी स्पेशलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वर्क एज एंड जेंडर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है। 5 नंबर का इस पूरी यूनिट में से बनता है, तो आप ध्यान से एक एक पार्ट को सुनो। छोटी सी यूनिट है, कहीं पे भी अगर आप, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, कहीं पे अटकते हो, सीधा कमेंट करो मैम ये समझ नहीं आया, जल्दी से बता दो, इन केस अगर नहीं समझ में आता है तो। वर्क एज एंड जेंडर क्या होता है? जेंडर इश्यूज एंड वर्क। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, आज भी मैं बोलूँगी, जो वुमेन्स होती हैं और मेंस होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वर्क में नहीं मिलती है। मैक्सिमम टाइम में सैलरी डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि हम बोलेंगे फेस ऑफ अनइक्वल पे, मतलब बराबर का पे नहीं करते हैं, मेंस को ज़्यादा पे करते हैं बिकॉज दे फील लाइक, क्यों मेंटालिटी ऐसी क्यों है, ऐसा क्यों लगता है उन्हें? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो वुमेन है उन्हें घर का भी देखना पड़ता है, घर को भी संभालना पड़ता है, और जल्दी टाइम से चली जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उनको पे उतना मत करो, क्योंकि वो हो सकता है वो, क्योंकि उनको ऐसा दिखाया जाता है कि इनको कम भी पे कर दोगे तो चल जाएगा, बट एक अच्छा मैन जो होता है अपने प्रोफेशन को आगे बिल्कुल हार्डकोर फॉलो करता है, तो उसको ज़्यादा पे करो। नो, दिस इज नॉट एक्चुअली द थिंग इज, हालांकि इक्वल पे करना चाहिए, बट जेंडर इश्यूज देखने को मिलते हैं वर्क में, ठीक है। वुमेन ऑफन फेस अनइक्वल पे। वुमेन को क्या दिखाया जाता है कि आपको बराबरी का पे नहीं किया जाएगा। लैक ऑफ मेटर्निटी सपोर्ट, तो उनको जो मेटर्निटी पीरियड होता है, ठीक है, वहाँ पे आजकल मिलने लगा है कि प्रेगनेंसी के टाइम में यू कैन गेट अ लीव्स, पेड लीव्स, पहले नहीं मिलती थी। तो अब ये क्या है? मेटर्निटी सपोर्ट है, लैक ऑफ मेटर्निटी सपोर्ट। एंड द ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग क्या होती है? इनविजिबल बैरियर प्रिवेंटिंग प्रमोशन टू टॉप मैनेजमेंट। बेसिकली एक बैरियर है कि आपको टॉप मैनेजमेंट वाले सेक्टर में नहीं भेजेंगे, लोअर लेवल पे आप औरतों से काम करवाओ और टॉप मैनेजमेंट पे तो मेंस बैठेंगे। तो दिस इज अ मेंटालिटी, ठीक है। और ये चेंज होगी टाइम के साथ, जैसे जैसे अब, क्योंकि ये देखने को मिलती है, चाहे आप कितना भी बोलो, इवन आज भी देखने को मिलती है। आई हैव सीन इवन इन एनी प्रोफेशन, आप देख लो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखोगे। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि व्हाट आर द जेंडर इश्यूज एट वर्क, या फिर वो ये पूछते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय वुमेन इन द वर्क सेक्टर, तो सीधा तीनों ही आंसर्स आएंगे, इसके तीनों पॉइंट्स आएंगे। वर्क ऑफन वुमेन फेस अनइक्वल पे, लैक ऑफ मेटर्निटी सपोर्ट एंड द ग्लास सीलिंग। जो कि ग्लास सीलिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई सीलन नहीं लगा दिया। सीलिंग मीन्स they have a glass ceiling by which the management decide they cannot be promoted to the top management. That is an invisible barrier. एक barrier है जो कि ऊपर नहीं जाने देंगे। What is the double burden and invisible labor? What is double burden? जहाँ पे आपके पास double burden का मतलब है जहाँ पे आपके पास दुगना काम है, and invisible labor मतलब आपका जो लेबर, आप जो काम कर रहे हो वो इनविजिबल है, पर आप पे काम दुगना है, ठीक है। अब मैं इसको समझाती हूँ थोड़ा सा। वर्किंग वुमेन कैरी अ डबल बर्डन, ठीक है, मैनेजिंग पेड प्रोफेशनल वर्क एंड अनपेड। क्या होता है? उनको देखो, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, जो औरतें काम करती हैं, सुबह जाती हैं शाम को आती हैं, उनको डबल बर्डन यहाँ पे कैरी करते हुए क्यों दिखाया गया? क्योंकि वो पेड प्रोफेशनल वर्क, उनको प्रोफेशनली ऑफिस में जाके तो काम करना ही करना है, बट दे आर डूइंग, जैसे कि अपना डोमेस्टिक काम भी कर रही हैं, घर पे आके भी काम कर रही हैं, विच इज कॉल्ड एज अनपेड वर्क। तो है तो डबल बर्डन ना, है तो दोनों काम, घर आके भी वो अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं, खाना बना रही हैं, तो दे आर डूइंग डबल वर्क एंड विच इज इनविजिबल लेबर, जो कि सामने वाले को नहीं दिखता। तो आज भी क्या हम घर के काम को मानते हैं? नहीं मानते हैं, तो इट्स इनविजिबल लेबर। तो अनरिकॉर्डेड डोमेस्टिक बेसिकली कॉर्ड्स, तो ये क्या कह रहे हैं कि अनरिकॉर्डेड, जो कि आप घर में इतना काम कर रहे हैं जो कि किसी कोई उसका रिकॉर्ड रखता नहीं है। केयर गिविंग एंड अनकंडीशनल केयर तो वुमेन्स देती हैं। तो ये सारे क्या है, इसको इसने डबल बर्डन को
डाला हुआ है. दिस इज अनपेड डोमेस्टिक वर्क विच इज ऑफन टर्म्ड एज इनविजिबल लेबर. तो आपको क्या बताया गया आपकी बुक्स में कि ये क्या है, डोमेस्टिक वर्क है जो कि अनपेड है. ऑफ कोर्स घर के काम करने के लिए तो कोई देता नहीं है पैसे, एंड दैट इज कॉल्ड एज इनविजिबल लेबर. और ये क्या है, इनविजिबल लेबर वर्क है, बिकॉज इट इज नॉट काउंटेड इन द कंट्रीज इकोनॉमिक जीडीपी. अब पता चला इसको क्यों बोलते हैं इनविजिबल लेबर वर्क, क्योंकि इसके लिए कंट्री की इकोनॉमिक तो नहीं बढ़ रही ना. आप घर में आप चाहे पूरे दिन काम करो, क्या आपकी सोसाइटी की जीडीपी बढ़ रही है? क्या आप कुछ पैसे कमा रहे हो? नहीं कमा पा रहे ना. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेसिकली डबल बर्डन. वन इज योर अनपेड वर्क एंड वन इज योर प्रोफेशनल मैनेजमेंट. गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स. गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या क्या स्कीम लिए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है. मैं तो एक तरीके से, मेरे को पता नहीं क्यों मेरे बच्चे कहते हैं पेपर लीकर, ठीक है, क्योंकि सारे पेपर बता देती हूँ मैं. चलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBP, that is a campaign to stop female foeticide, improving the declining child sex ratio CSR and ensure girls right to life and education. जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब ये है स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड. क्योंकि बहुत आपने देखा होगा कि जब पता कितना लोग पहले टेस्टिंग, अब तो कम हो गया फिलहाल, बट पहले लोग पहली टेस्ट करवा लेते थे कि अच्छा बेटी है या बेटा है, और उसको पेट में मार देते थे. तो ये क्या कह रहा है, स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड, इम्प्रूविंग द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो. जो आपका ये जो CSR है इसको आप इम्प्रूव कर रहे हो. एंश्योर गर्ल्स राइट टू लाइफ एंड एजुकेशन. बेटी पढ़ाओ का मतलब यही है कि आप मेक श्योर कर रहे हो कि बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें और एजुकेशन को कैरी फॉरवर्ड करें. ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है, अगर आपसे वो डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज BBBP, तो सीधा लिख देना द फुल फॉर्म फर्स्ट, दैट इट्स अ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन. सेकेंडली इट्स टॉक अबाउट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो कि आपकी क्या होती है, KGBV, दैट इज रेजिडेंशियल अपर प्राइमरी स्कूल इस्टेब्लिश्ड फॉर गर्ल्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक. क्या कह रहे हैं कि आपका जो रेजिडेंशियल अपर प्राइमरी स्कूल्स है इस्टेब्लिश्ड फॉर गर्ल्स, मतलब अच्छे स्कूल्स गर्ल्स के लिए बनाए जाए. जहाँ पे क्या कह रहे हैं, बालिका विद्यालय, विद्यालय की जहाँ पे बात करी जाती है, इसका मतलब क्या है, स्कूल्स बन रहा है. कभी आपको कोई स्कीम याद ना हो पाए बच्चों, याद करने का भी तरीका बता रही हूँ. जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मतलब लड़कियों के लिए स्कूल्स बनाए जा रहे हैं जिनको उनको हाई क्लास एजुकेशन मिले. किन लड़कियों को, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज. मार्जिनलाइज कम्युनिटीज मतलब ऐसी कम्युनिटीज जैसे SC हो गई, OBCs हो गई, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए. हालांकि आजकल ST SC OBC वालों के पास अच्छे होते हैं बिकॉज नाउ दे आर एट गुड लेवल, बट पहले से ही ये स्कीम चलती आ रही है कि जैसे उनके पास अगर अच्छे पैसे नहीं है, EWS कैटेगरी है, तो उनको हम माइनॉरिटी वालों को अच्छे स्कूल देंगे इन एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स. जहाँ पे जो कि क्योंकि लड़कियों का पीछे भी और अब भी देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट होता है, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं, घर का काम सिखा देंगे, कुछ कर देंगे, इसलिए ये स्कीम चली थी KGBV. चलो, एटीट्यूड एंड लाइफ स्किल फॉर लाइवलीहुड पे आते हैं. कैसा हमें अपना एटीट्यूड रखना चाहिए और लाइफ स्किल्स के लिए. ठीक है, सो अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्ट्रॉन्ग लाइफ स्किल्स आर मैंडेटरी फॉर सस्टेनिंग अ लाइवलीहुड एंड बिल्डिंग अ करियर. अगर एक बहुत अच्छा करियर बनाना है तो आपको क्या रखना होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा. क्योंकि क्या होता है, कभी भी कोई करियर देख लो, कुछ भी देख लो, कभी भी हम कोई भी लॉन्ग टर्म में कोई ग्रोथ करते हैं तो वो क्या होती है, कभी एकदम से नहीं होती, वो धीरे 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 होती है. तो ईच एंड एवरी टाइम यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, है ना. आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है. ठीक है, अब वो कह रहा है लाइफ स्किल्स होता क्या है, व्हाट आर लाइफ स्किल्स. लाइफ स्किल्स आर WHO की बात कर रहे हैं डेफिनेशन. ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस बोलती हैं कि लाइफ स्किल्स होता क्या है, अडेप्टेबिलिटीज ऑफ अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर, कि आप अडेप्ट कर रहे हो अपना पॉजिटिव बिहेवियर. ठीक है, यू आर अडेप्टिंग पॉजिटिविटी, पॉजिटिव बिहेवियर दैट एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद डिमांड एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ. जहाँ पे क्या है, आप अडेप्ट कर रहे हो अपना पॉजिटिव बिहेवियर, जहाँ पे यू आर एनेबलिंग टू डील्स विद डिमांड्स एंड चैलेंजेस. जहाँ आपने देखा होगा हर किसी की लाइफ में अलग अलग लेवल पे चैलेंज है. किसी को पढ़ाई चैलेंज लगती है, किसी को घर वालों को संभालना चैलेंज लगता है, कभी किसी को करियर पाथ चूज करना चैलेंज लगता है. बट आप कैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स में, तो WHO क्या बोलता है कि लाइफ स्किल्स क्या है, लाइफ मतलब जिंदगी, स्किल्स मतलब तरीका सीखने का. तो यहाँ पे क्या है, ये एक तरीका है जिससे आप अपने मूड को, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो, अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखो, और जैसी आपकी डिमांड है, जैसी चैलेंजेस है आपकी लाइफ में, उनके साथ प्रॉपर्ली डील करो, हर प्रॉब्लम के साथ प्रॉपर्ली डील करो. तो क्या कह रहा है, अडेप्ट पॉजिटिव बिहेवियर टू डील इफेक्टिवली विद द चैलेंजेस ऑफ लाइफ.
कोर सॉफ्ट स्किल्स, तो अब आपकी सॉफ्ट स्किल्स की बात करी जा रही है। क्या आपको अगर अपनी लाइफ को ऐसे पॉजिटिव बिहेवियर में रखना है तो किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए? पहला, कम्युनिकेशन, कन्वे योर आइडियाज। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है, बट आपको इनडायरेक्टली आ सकता है पेपर में कि फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ और आई वुड से अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हाट काइंड ऑफ कोर स्किल्स यू मस्ट हैव, या फिर क्या क्या कोर स्किल्स पे आपको काम करना चाहिए। पहली क्या होगी? कम्युनिकेशन, कन्वे योर आइडिया क्लियरली। अब मुझे तुम्हें समझाना है तो मैं अपने आइडिया को प्रॉपरली क्लियरली तुम्हें समझा रही हूँ। अब हमारे बीच की जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्या होती है? मैंने कुछ बोला, अब आप कैसे बोलोगे? अभी वीडियो में तो बोल नहीं सकते, आप कमेंट करके बोलोगे या कैसे भी बोलोगे, मैं लाइव आऊंगी तब बोलोगे। तो दैट इज कन्वेइंग योर आइडियाज वेरी क्लियरली एंड लिसनिंग वेरी प्रॉपरली। ध्यान से सुनो मेरी बात को और अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करो। सेकेंड आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आपकी अप्रोच होनी चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाने की। कहते हैं ना, तू तो और रायता फैला दे, तो रायता फैलाना नहीं है, रायता समेटना आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है, अब तुमने बोला कि प्रॉब्लम है कि मैम नहीं आ रहा होम साइंस समझ में, मैंने क्या करा? प्रॉब्लम को सॉल्व करा, उस होम साइंस को भी पढ़ाया। ठीक है, बल्कि मेरे पास थी भी नहीं क्लास 12th में, बट मैंने तुम्हें पढ़ाया, वो सारे क्वेश्चन पेपर पढ़े, पुराने सारे पढ़े। अच्छा ये मुझे एंट्रेंस की वीडियो बनानी थी आज, पर मैंने बोला इनका पेपर आ रहा है बच्चों का, सारे क्वेश्चन पेपर पढ़े। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग, क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या नहीं आए हुए हैं, प्रॉपर नोट्स बना के एंड देन आई क्रिएटेड अ प्रेजेंटेशन फॉर यू। सो फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन ड्यूरिंग क्राइसिस, प्रॉब्लम के टाइम में सॉल्यूशंस निकालने को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, हर चीज का टाइम को मैनेज करना पड़ता है कि आपको डेडलाइन कैसे मीट करनी है, आप अपने काम को, अब आपका होम साइंस का पेपर है तो आपको कैसे अपने टाइम टेबल को बनाना है, शेड्यूल को बनाना है। होम साइंस तक की तो बात खत्म नहीं होगी, इसके बाद आपको और सब्जेक्ट्स या फिर आप अपने करियर डिजाइनिंग में जाओगे, फैशन डिजाइन में जाओगे, क्या करियर ऑप्शन लेना है उसके बारे में सोचोगे, उसके एंट्रेंस की तैयारी करोगे। तो प्रॉपर आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, अपनी डेडलाइन से पहले अपने आप को रेडी रखना है। ठीक है, चौथी आती है अडेप्टेबिलिटी, कैसे आप अपने आप को अडेप्ट करते हो। ठीक है, हर चीज को हमें अडेप्ट करने का तरीका होता है, सीखने का तरीका होता है। तो आप कैसे अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हो। पहले के टाइम में जैसे मेरे पेरेंट्स को मेरी दादी को डिब्बे वाला फोन आता था चलाना, उसके बाद उन्होंने टच वाला सीखा, तो अपने आप को अडेप्ट किया। अगर आज भी वो बोलती कि नहीं मुझे तो नहीं आता है चलाना, तो कभी अडेप्ट कर पाती, सीख पाती नहीं, बट उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड एज एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन वर्क, कि कैसे इंसान को काम करना चाहिए। एंड मतलब एक कहते हैं ना कि आप इस तरीके से अपने ऑफिस में इन्वायरमेंट बनाओ, जैसे मैं भी अपने जब ऑफिस जाती तो व्हेन वी आर एट द सीनियर पोजीशन, ठीक है, तो आप ध्यान रखते हो कि ऐसा इन्वायरमेंट हो आपके ऑफिस में, ऐसा माहौल बन जाए कि हर किसी को काम करने का मजा आए, और प्रोग्रेसिव, जब मजा आएगा तो काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो एग्रोनॉमिक क्या कहती है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन वर्क। ह्यूमन वर्क पे साइंटिफिक स्टडी है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग वर्क प्लेसेस, अपने वर्क प्लेसेस, अपने ऑफिस को, अपने तरीकों को, अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे बनाओ सो दैट इट फिट द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज ऑफ पीपल, जिससे कि आदमी को फिजिकली भी अच्छा लगे और साइकोलॉजिकली भी अच्छा लगे, दिमाग से भी अच्छा लगे। तो एग्रोनॉमिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्टडी ह्यूमन के ऊपर करी गई है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग वर्क प्लेस, मतलब वर्क प्लेस मतलब जहां पे आप काम कर रहे हो, डिजाइनिंग करो वर्क प्लेस की और ऐसा अरेंज करो सो दैट पीपल लव टू वर्क फॉर यू एंड इट फिट द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी ऑफ पीपल। ठीक है, यूजिंग देम, तो आप इनको इस तरीके से यूज करो जिससे कि पीपल, लोगों को फिजिकली और साइकोलॉजिकली, मतलब दिमाग में भी उनको अच्छा लगे। फिटिंग द जॉब टू द वर्कर, ठीक है, जिससे उनको फिट हो वो उस काम के लिए, ठीक है, उनको मजा आए, काम कंडीशन ऐसी बना दो। बेनिफिट एंड पिलर्स ऑफ एग्रोनॉमिक, इसका बेनिफिट क्या होता है? पहली बात, अगर मैं बोल दूं अपनी कंपनी में भाई सारे डिजाइनर को हर 10 मिनट के बाद ब्रेक मिलेगा, हर आधे घंटे के बाद ब्रेक मिलेगा, या फिर मैं बोलता हूँ अगर आपने अच्छा काम करा तो आपको पूरे हफ्ते के बाद ये मैं बेनिफिट दूंगी, मैं तो डिनर पे लेके जाऊंगी, एनीथिंग इफ आई गिव देम। सो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? अगर मेरे कंडीशन अच्छा है और मैं टॉक्सिसिटी रहूँ, पूरी रात तुम्हें काम करना है, तुमने ऐसा काम क्यों नहीं किया, ऐसा काम क्यों नहीं किया, तो ये क्या है? टॉक्सिक कंडीशन है। तो अगर कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं तो क्या होता है? पहली बात तो हेल्थ एंड सेफ्टी, जितने भी आपके यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर मैं ये समझूँ कि सामने अगर एक डिजाइनर, जैसे मैं डिजाइनर थी, अगर मैं समझूँ कि 12 घंटे अगर मैं काम करूंगी, मेरी आईज खराब हो रही है, मेरी बॉडी पोस्चर खराब हो रहा है, एंड आई मे नॉट बी कंफर्टेबल, बट यही चीज मेरे मैनेजर समझे, मेरे बॉसेस
समझे और मुझे ब्रेक्स दे इंडिविजुअल टाइम के बाद, तो ये क्या होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये मेरी हेल्थ हजार्ड को कम करेगा, हेल्थ हजार्ड मतलब हेल्थ को कंडीशन को ठीक करेगा। तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूसेस ऑक्यूपेशनल हजार्ड, जहाँ पे आपको हजार्ड कम हो रहा है, प्लस एंड मस्कुस्केलेटल इंजरीज, जहाँ पे बैक पेन वगैरह नहीं हो रहा, वो रिड्यूस हो रहा है। सेकेंडली प्रोडक्टिविटी, मैं ज़्यादा काम कर पाऊंगी। कहते हैं ना कि आप कॉन्टिन्यूस पढ़ो तो अच्छा नहीं रहता, बट आपने अगर 2 घंटे का पढ़ा है, आधे घंटे का ब्रेक लो। मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी पढ़ाई के किसी मोड पे हो, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कैरी करो। तो क्यों, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके, मेरे को देखो कोल्ड हो रहा है, बट मेरी प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ी, आज मैंने सुबह थोड़ा सा मेडिटेशन किया, थोड़ा रेस्ट किया, ठीक है, प्लस मैंने ये भी समझा कि आपका एग्जाम है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना। यू ऑप्टिमाइज योर वर्क लेआउट, अलाउइंग वर्कर टू परफॉर्म टास्क फास्टर एंड लेस वेस्टेड मूवमेंट। जहाँ पे क्या है, आप अपने वर्कर को बोल रहे हो तुम अच्छा काम करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे और अपना टाइम को कम वेस्ट करेंगे। क्वालिटी ऑफ वर्क, ऑफ कोर्स ऐसी कंडीशन होगी एकदम, क्यों, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, बड़ी कंपनियां होती हैं, है ना, जैसे टाइटन हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, एमएनसीज में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा देते हैं कि ठीक है यार आपको ब्रेक लेना, नीचे ही जिम है, जिम चले गए, कुछ कॉफ़ी कैफेटेरिया चले गए, जिससे कि क्या हो, उनका क्वालिटी ऑफ वर्क निकले, है ना, वो बोर ना हो, वो अच्छा परफॉर्म करे। तो विच लीड टू बेटर फोकस एंड फ्यूअर एरर, जहाँ पे उनका फोकस और बढ़ेगा और एरर्स कम होंगी, क्योंकि एक बिजनेस में आप कोई भी काम कर रहे हो, गलतियां होंगी तो वो आपके लिए नुकसानदायक है ना। तो इसलिए अगर फ्यूअर एरर होंगे और उनका फोकस बढ़ेगा। जॉब सेटिस्फैक्शन, कंफर्टेबल वर्कर, ऑफकोर्स अगर कंडीशंस अच्छी होंगी, आप हर चीज़ अच्छी होंगी, तो उनको जॉब सेटिस्फैक्शन तो ऑफकोर्स होगा ही होगा, है ना। चलो देखो इसने क्या लिखा है, जॉब सेटिस्फैक्शन हैव हायर मॉरल, एक तो हायर मॉरल एंड लोअर एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म मतलब क्योंकि लोग एब्सेंट होना चालू कर देते हैं, छुट्टियां मारना चालू कर देते हैं अगर उनको जॉब में मजा नहीं आता। नेक्स्ट, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद क्वेश्चन ही है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जो कि मुझे बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, आप अपने बिजनेस को कैसे सेट कर रहे हो, तो आप अपने रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क कैसे ले रहे हो। एंटरप्रेन्योरशिप का डायरेक्ट मतलब अभी के लिए बिजनेस समझ लो, आप अपने बिजनेस को कैसे सेट कर रहे हो, उसमें फाइनेंशियली कैसे रिस्क ले रहे हो विद द होप ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। आप ऐसे इस तरीके से अपने पैसे से रिस्क ले रहे हो कि आप उससे प्रॉफिट कमा सको, उससे वैल्यू क्रिएट कर सको, राइट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप, एक अच्छे बिजनेस को सेट करने के लिए, मतलब एक अच्छे बिजनेसमैन बोलूँ या फिर एक एंटरप्रेन्योर की जिसको बिजनेस करना है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है। इसमें 4 ही लिखे हैं और फोटो में देखो 10 लिखी हुई है, तो 4-5 का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, या फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले क्या बोलोगे, बिजनेस को सेट करना और फाइनेंशियल रिस्क लेना इन टर्म्स टू जनरेट हायर प्रॉफिट इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इनोवेटिव, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तभी तो बिजनेस सेटअप करोगे, किसी भी चीज़ का बिजनेस थोड़ी कर दोगे। सबसे पहले सोसाइटी में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, है ना। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आज जैसे कि पैकेजिंग हो सकती है, पैकेजिंग डिज़ाइन हो सकता है, कोई भी हो सकती है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। जब किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो सॉल्व क्या करोगे, बिजनेस किस चीज़ का करोगे। जैसे कि लोगों ने जेप्टो ब्लिंकिट चला, क्यों, क्योंकि लोगों को आलस आता था कि नीचे जाके सामान लाना है, तो प्रॉब्लम थी ना कि नीचे कौन जाए सामान लाने, काश कोई ऊपर ही दे जाए। देखो टेक्नोलॉजी आ गई कि अब लोग ऊपर जाके देखे जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इनोवेटिव। इनोवेटिव मीन्स क्रिएटिंग सॉल्यूशंस। तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे सॉल्यूशंस निकालना है, या फिर वो कोई प्रोडक्ट के थ्रू भी हो सकता है, सर्विस के थ्रू भी हो सकता है। प्रोडक्ट मतलब जैसे कि आजकल आने लगा है कि ऑनलाइन क्लासेस है ना, क्योंकि ये क्या है, ये आप अपने सर्विस दे रहे हो। यहाँ पे सर्विस क्या है, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हो लोगों को, नहीं तो पहले के टाइम में कितना मुश्किल होता था। प्रोडक्ट होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई मैं नया लिपस्टिक का शेड निकाल दूँ, या फिर मैं कोई ऐसा लैम्प निकाल दूँ जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो आप किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को देके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। रिस्क टेकर, एंटरप्रेन्योर की खासियत ये होती है कि वो रिस्क लेता है ना। उसको पता थोड़ी है कि उसका बिजनेस चल जाएगा, पहली बार में ही चलते ही उसको प्रॉफिट दे देगा। आपने कितने सारे लोगों को शार्क टैंक में देखा होगा, राइट। तो क्या होता है, पहली बार में पता होता है चल जाएगा, नहीं चलता। वो लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल, कोशिश करते हैं, हार जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, हार जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, हार जाते हैं, और हर बार सीखते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिस्क टेकर। विलिंग टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी, जहाँ पे आदमी अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना चाहता है, अपना पैसा भी इन्वेस्ट करता है। जब कोई बिजनेस सेट होता है तो आप पैसे तो लगाते ही हो, पर सबसे इंपॉर्टेंट अपना टाइम लगाते हो उसको बनाने में, डिस्पाइट चांस ऑफ फेलियर, जिससे कि उसमें
जानते हुए कि हो सकता है इसमें फेलियर हो, स्टिल वो अपना टाइम और पैसा लगाता है। रेजिलेंट क्या होता है? बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक एंड लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक। रेजिलेंट मतलब एक एंटरप्रेन्योर की खासियत ये नहीं होती यार आज मेरे साथ ऐसा हो गया, ये तो मेरी तो सेल्स ही नहीं आ रही, तो बैठ गया अपना बिजनेस बंद कर दिया। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है जहाँ पे आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो। देखो, यू आर बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक। आपके साथ जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो, आप उनसे बाउंस बैक करके वापस सीख के यू आर लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक एंड ग्रोइंग अगेन, जहाँ पे आप रेजिलियंट बिहेवियर है, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड एज विजनरी लीडर। विजनरी लीडर का मतलब एक ऐसा लीडर जिसका गोल एकदम क्लियर है। अगर सामने वाले का ही, मतलब मान लो मेरी कंपनी में आज 10 लोग काम कर रहे हैं और मेरा ही गोल क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनका तो ऑफकोर्स नहीं होगा। तो एक लीडर का अपना गोल एकदम क्लियर होता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे मैनेज करना है और अपनी टीम को कैसे चलाना है। तो ये एक लीडर का काम होता है, जिसको आप अपनी कंपनी में बॉस, ओनर वगैरह कहते हो, क्योंकि उनको पता है कि यार मेरे को ये काम करना है और उस काम को करने के लिए मुझे इन लोगों को गाइड करना है। तो एक विजनरी लीडर। इसमें एक और भी होता है विच एक्चुअली लीडरशिप की क्वालिटी है एंटरप्रेन्योरशिप की, जो कि मैं यहाँ पे बोलूँगी, जहाँ पे वो क्या करते हैं, अपना लॉन्ग टर्म फोकस पे भी करते हैं प्लस कंफर्ट विथ फेलियर। वो ये भी ध्यान रखते हैं, मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, दे आर वेरी क्यूरियस। एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, उन्हें नई नई चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, हम ऐसे कर सकते हैं। एंड दे आर वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव पर्सन, सो दीज आर ऑल्सो करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अपने कंफर्ट को छोड़ के वो ये सोचते हैं कि हम क्या नया कर सकते हैं, कैसे लोगों के लिए, दे वर्क फॉर द सोसाइटी, कैसे लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। ये तुम्हें मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया, पर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये लिख देना कि इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है, रिस्क टेकर होता है, ठीक है, जानते हुए रिस्क लेते हैं, अपनी अपनी मिस्टेक से सीखते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है रेजिलेंट। रेजिलेंट मतलब अपनी गलतियों से सीख के फिर आगे बढ़ता है। देन विजनरी लीडर, जो कि पूरी टीम को गाइड करता है। अब हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर करेंगे हम पीवाईक्यूज और फिर करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो छोड़ना नहीं है मुझे बिल्कुल भी। चलो, डिफाइनिंग मीनिंगफुल वर्क। मीनिंगफुल वर्क क्या होता है? मीनिंगफुल वर्क मतलब एक पर्पसफुल एक्टिविटी जो आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हो, जो आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन। क्या कहते हैं कि जब हम चैरिटी करते हैं, जैसे कोई मान लो कि कोई स्लम एरिया के लोग हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप कोई चैरिटी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन दे रही है ना। आपको उससे कोई मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन तो हो नहीं रहा है, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, बट आप समाज के लिए कर रहे हो, आपको अच्छा फील हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। इट अलाउज इंडिविजुअल टू यूटिलाइज देयर स्किल एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ। जब हम किसी और के लिए ऐसे चैरिटी वगैरह करते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पे सोसाइटी के लिए करते हो, आपको आइडेंटिटी मिलती है, आपको खुद को अपनी पहचान मिलती है कि मैं अपने समाज के लिए कर रहा हूँ, सेल्फ वर्थ आपकी बढ़ती है। स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर, वेरी इंपॉर्टेंट है। जॉब आपकी, जॉब का मतलब ही है नौकरी। नौकरी मतलब आप काम करोगे, काम करके आपको इमीडिएट इनकम मिलेगी फॉर बेसिक नीड, ठीक है। बट करियर क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रोफेशन होता है। हो सकता है कि आज की मान लो मुझे आज जॉब करनी है, मेरा मन कर रहा है जॉब करने का, जैसे मैंने सलून बोला, या फिर मैंने बोला चलो मैं बेबी टेकर की जॉब कर लेती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जॉब तो किसी चीज़ की हो सकती है, या मैं कहीं पे जॉब करने के लिए, मान लो मैं किसी गार्डनिंग की जॉब कर रही हूँ, तो टेम्परेरी मैं गार्डनिंग की जॉब कर रही हूँ, बट क्या वो मेरा लॉन्ग टर्म प्रोफेशन है? नहीं। लॉन्ग टर्म प्रोफेशन होता है जो आप सीखते जा रहे हो, समय के साथ सीखते जा रहे हो और ग्रो करते जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज योर लॉन्ग टर्म जर्नी। उसको हम क्या बोलते हैं? करियर बोलते हैं। ग्रोथ क्या होती है? अ ग्रोथ दैट इज अ जॉब मे लैक एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपकी जो जॉब होती है वो आपको एक टाइम तक ही मज़ा आएगा ना, वो उसमें एडवांसमेंट कुछ नया नहीं है। जैसे मैंने मान 5 साल डिज़ाइनिंग करी, 5 साल डिज़ाइनिंग में मैंने एक ही काम किया, जो मैं पहले साल करती थी वो ही मैं 5 साल करती थी, बस मैंने उन 5 सालों में क्या करा, सीखा कि यार ये भी कर सकते थे, नया सॉफ्टवेयर भी, पर कर तो वही रही थी। तो एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। वेयर एज एक करियर क्या होता है? जो कॉन्टिन्यूस आपको लर्निंग देता है, हर टाइम आपको कुछ सीखने को मिलता है, हर टाइम आप अपनी स्किल्स बना रहे हो, आप नया डेवलप करते हो। जब मैंने एनिमेशन में काम किया, मूवीज़ के साथ काम किया था, तो वहाँ पे क्या था कि हर टाइम मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, क्योंकि हर टाइम मेरे पास क्या आ रही है, आज ये हैंडल करना है, आज कॉस्ट्यूम डिजाइन करनी है, आज ये करनी है, वो करनी है। तो दैट इज कॉल्ड एज योर कॉन्टिन्यूस लर्निंग। हर टाइम आपको सीखने को मिल रहा है, अपनी स्किल बढ़ रही है। तो करियर इज अ कॉन्टिन्यूस लर्निंग। जॉब में एडवांस अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाती है। करियर में क्या तुरंत पैसे मिलते हैं? नहीं, बट आपकी जॉब में आपको बेसिक इनकम इमीडिएट मिलती है। नेक्स्ट, व्हाट इज डबल बर्डन फेस्ड बाय वर्किंग वुमेन। डबल बर्डन क्या होता है? ठीक है, अब आपका डबल बर्डन मतलब वही होता है जो वर्किंग वुमेन्स को फेस करनी है, क्योंकि उनके पास इनकम जो होती है वो प्रोफेशनल से आती है, प्रोफेशनल कोर्स से आती है, बट घर बैठे बैठे क्या मिलती है उन्हें? नहीं, क्योंकि वो क्या होते हैं? डूअर वर्कलोड है, उनके पास क्या है? 2 काम कर रही हैं, एक वो अपना
प्रोफेशन मैनेज कर रही हैं, दूसरा वो अपना अनपेड वर्क कर रही हैं घर का, जिसके लिए हम बोलते हैं इनविजिबल लेबर. इनविजिबल लेबर मीन्स बिकॉज दे आर अनपेड एट होम एंड डूइंग ऑल द डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क, बट दे आर वर्किंग आउट टू अर्न. तो वहां पे दे आर डूइंग डबल वर्क. ठीक है. यहाँ पे कहते हैं एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ KGBV. ये मैंने तब भी बताया था, ये क्या होती है आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय. इट मीन्स टू प्रोवाइड हाई क्लास एजुकेशन टू ऑल द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप. मार्जिनलाइज्ड ग्रुप यहाँ पे डिसएडवांटेज ग्रुप भी कह सकते हो, SC वाली ऐसी गर्ल्स को, टू प्रोवाइड गर्ल्स हाई क्लास एजुकेशन, गुड एजुकेशन टू ऑल द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप. किस लिए? टू सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट अ प्रॉपर राइट ऑफ एजुकेशन एंड स्टडिंग एंड एजुकेशन. प्लस टू अचीव दिस बाय सेटिंग अप फ्री रेजिडेंट. कैसे ये करा इन्होंने? जो ऐसे एरियाज थे ना, फ्री अप स्पेसेस थे गवर्नमेंट के, वहाँ पे इन्होंने प्राइमरी स्कूल्स खोले, सारी बैकवर्ड एरियाज में अपने प्राइमरी स्कूल्स खोले, एंड सेफ इन्वायरमेंट टू रिड्यूस ड्रॉप आउट्स. पता है कितने भी स्कूल्स खोल लो, फिर भी जो हमारी सोसाइटी बैकवर्ड लोग हैं वो अलाउ ही नहीं करते हैं बेटियों को पढ़ने के लिए. इसलिए इन गवर्नमेंट लोगों ने क्या करा, वहाँ पे स्कूल्स बनाए, पढ़ाया, सेफ कंडीशन रखी, प्लस इस तरीके से पढ़ाते थे, इतने छोटे टाइम के लिए पढ़ाया, जैसे कि 3 घंटे ही पढ़ा, जिससे कि उनके घर वाले भी मना ना करें, क्योंकि घर वाले ही मना कर देंगे तो पढ़ेंगी कैसे, है ना. वट आर द की कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होता है, इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है, इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होता है डिस्पाइट अनसर्टेनिटीज, रेजिलेंट होता है, एंड विजनरी लीडर, जो अपनी पूरी टीम को विजन देता है. विजनरी का मतलब क्या है? जो आपको विजन देता है कि आप ये अचीव कर सकते हो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अब देखो, तुम्हें इतना पढ़ा दिया, अब भी तुमसे PYQ नहीं बन पाए ना, तो मैं तो नाराज़ हो जाऊंगी. वर्क इज नॉट मेयरली अ सोर्स ऑफ इनकम. वर्क मेयरली अ सोर्स ऑफ इनकम, क्या काम सिर्फ कमाने के लिए होता है? तो आप क्या बोलोगे? वाइल अर्निंग मनी इज अ प्राइमरी फंक्शन. पहला काम करने का होता है कि हमें प्राइमरी फंक्शन क्या है? वाइल अर्निंग मनी इज अ प्राइमरी फंक्शन. इट इज नॉट ओनली द वन. काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता. वर्क इज क्रूशल बिकॉज इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी. एक आइडेंटिटी मिलती है आपको, सेल्फ वर्थ मिलती है आपको, सेल्फ स्टीम मिलता है. इट अलाउज इंडिविजुअल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, जिससे वो अपनी सोसाइटी को क्या करे? कॉन्ट्रीब्यूट करे, अपना टैलेंट बाहर निकाले, टू देयर यूनिक टैलेंट, सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड अचीव साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट. क्या होता है, हम लोग ना मेंटली दिमाग में रखते हैं, यार मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, बट हम करते नहीं है, राइट. तो जब हम उन एक्टिविटीज को करते हैं तो क्या होता है, हमें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है, सेल्फ स्टीम मिलती है, अपनी आइडेंटिटी मिलती है. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ वर्क इज मोर देन फाइनेंशियल कंपेंसेशन. इसलिए जो आप काम कर रहे हो वो पैसे के अलावा बहुत कुछ होता है. पर प्राइमरी वर्क इज, देखो, वर्क का प्राइमरी फंक्शन यही है कि आप काम करो, पैसे कमाओ, बट उसके अलावा उसके क्या क्या चीज़ें हैं वो आप इसमें लिखोगे. व्हाट इज एग्रोनॉमिक? एग्रोनॉमिक क्या होता है? इट इज़ द साइंस ऑफ डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग योर वर्क प्लेस. जो भी आप काम कर रहे हो, वर्क प्लेस का मतलब है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उसको इस तरीके से डिज़ाइन करो, उसमें इक्विपमेंट डालो, जिससे कि आपको साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सको. तो आपको क्या क्या मिलता है अगर आप ये करते हो, ठीक है. तो हाउ डज इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क? अगर हम एग्रोनॉमिक सही करते हैं, अपना वर्क प्लेस को इम्प्रूव करते हैं, तो उससे क्या हमारा क्वालिटी अच्छा होगा? येस, ऑफकोर्स अच्छा होगा. उससे क्या होगा? हमें फिजिकल स्ट्रेन कम मिलेगा, है ना. तो इट विल रिड्यूस आर फिजिकल स्ट्रेन, हमारा फिजिकल स्ट्रेन कम होगा. द रिस्क ऑफ मस्कोस्केलेटल डिसऑर्डर, जहाँ पे हमें बॉडी पेन हो सकता है, आई साइट वीक हो सकती है, उसका रिस्क हमारा कम होगा. सेकेंडली, एंश्योरिंग करेक्ट पोस्चर, ऑप्टिमाइजिंग टूल प्लेसमेंट, इट मिनिमाइज वर्क फटीग, एब्सेंटीज कम होंगे, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी, एंड पीपल विल वर्क फॉर देयर सेटिस्फैक्शन. लोग अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए काम करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ेगी. हाईलाइट द इनविजिबल वर्क ऑफ वुमेन. ये सेम ही है कि कैसे, मतलब इनविजिबल वर्क बोलूँ, डबल बर्डन बोलूँ, देखो दोनों को सेम ही चीज़ बोली है, ठीक है. कि कैसे वुमेन परफॉर्म मल्टीटास्क, दे डू डोमेस्टिक वर्क ऑल्सो, दे टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन ऑल्सो, फैमिली का भी ध्यान रखते हैं, फैमिली के बिजनेस का भी करते हैं, दे ऑल्सो गो आउट टू अर्न मॉनिटरी. बट ऑल दीज वर्क विच इज़ डूइंग इन साइड द होम, ऑल ऐसा काम जो कि घर में करा जा रहा है, ये सब अनपेड है, इसके पैसे मिलते नहीं है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इनविजिबल. एंड देखो, ऐसा काम जो घर में कर रहे हैं, जिसके पैसे नहीं मिलते, अनपेड है. दूसरी बात, ये कंट्री की इकोनॉमिकल GDP को बढ़ा नहीं रहा. अगर आप बाहर किसी की फैक्ट्री में काम करके आ रहे हो, कमा रहे हो, तो वो आपकी GDP बढ़ेगी ना, क्योंकि आपने उसके लिए काम करा है, तो इकोनॉमिकल सेक्टर बढ़ेगा आपका, है ना. बट वहाँ पे क्योंकि आपका जो अनपेड काम है, जो वो इनविजिबल क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ये थोड़ी बोलती है कि आप जो घर में काम कर रहे हो उसके बदले में आपको इकोनॉमिकल, आपकी कंट्री की GDP बढ़ रही है, नहीं. तो
हाँ, तो वो जो आपकी जीडीपी है वो तब बढ़ती है जब आप बाहर काम कर रहे हो, जैसे कि आप कंपनीज वगैरह में कर रहे हो, तो आपका ये बताओगे आप इसमें कैसे वो घर पे भी काम करती हैं, एंड दैट वर्क इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कंट्रीज जीडीपी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या है, ये कैंपेन चल रहा है, जहाँ पे ये जो कैंपेन होता है ये ध्यान रखता है कि यहाँ पे क्या है, डिक्लाइनिंग CSR का मतलब यहाँ पे है चाइल्ड सेक्स रेशो, ये डिक्लाइन हो। तो इट्स अ कैंपेन जहाँ पे मेक श्योर कि जो जेंडर बायस्ड एलिमिनेशन होता है, फीमेल फोर्टिसाइड है ना, तो ये क्या बोल रहे हैं, देखो पढ़ो इसको, इट्स अ प्राइमरी गोल आर टू प्रिवेंट जेंडर बायस क्या हो, उसका प्राइमरी गोल खत्म हो, सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन हो, ठीक है। तो जो आपका, क्योंकि क्या होता है कि इतना सारा ये रिड्यूस करता है कि सेक्स के बेसिस पे जिन बच्चों को मार दिया जाता है, इसको आप एलिमिनेट कर रहे हो, उनके गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट करते हो उनके सर्वाइवल के लिए, एंड यू क्रिएट स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल टू सपोर्ट दीज एजुकेशन एंड सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं एक बार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड एज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर तो ट्रेडिशनल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पहले इंडिया में अगर पहले की बात करूं, बिल्कुल हिस्ट्री की बात करूं, तो एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, विजुअल आर्ट, ये सब आपका क्या कहलाता है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। पर क्या सॉफ्टवेयर आता है, नहीं, सॉफ्टवेयर तो अब आया। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन वर्क एंड फिटिंग द वर्क प्लेस ऑफ द वर्कर इज कॉल्ड एज, जहां पे ये कह रहे हैं साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो आप ह्यूमन वर्क की और अपना वर्क प्लेस को उस तरीके से फिट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एग्रोनॉमिक। ये क्या कहलाता है, एग्रोनॉमिक, ठीक है। एग्रोनॉमिक का मतलब ये होता है आप अपनी वर्क प्लेस की कंडीशन को ठीक कर रहे हो। अनपेड डोमेस्टिक लेबर परफॉर्म बाय वुमेन दैट इज नॉट काउंटेड इन नेशनल इकोनॉमी, ऐसी जीडीपी में आपका अनपेड डोमेस्टिक वर्क हम नहीं काउंट करते, क्या वो मीनिंगफुल वर्क है, नहीं, उस वर्क को क्या बोलते हैं, क्या प्रोफेशनल वर्क है, नहीं, इंडस्ट्रियल वर्क है, नहीं, वो क्या होता है, इनविजिबल वर्क, उसे डबल बर्डन बोलो या इनविजिबल वर्क, वही है जो कि आपके जीडीपी में काउंट नहीं होता। एन इंडिविजुअल हु सेट अप अ न्यू बिजनेस, एक ऐसा बंदा जो अपना खुद का बिजनेस सेट करे, टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क ले इन दी होप ऑफ प्रॉफिट, जिसे वो प्रॉफिट कमाए, दैट इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। ये क्या खासियत है, एंटरप्रेन्योर की। अब हम लास्ट के 2 पेजेस पढ़े हैं बच्चों, ध्यान से कर लो, ये क्या है, एनसीईआरटी के जो आपके बॉक्सेस बने होते हैं ना, उनमें से 1 मार्कर क्वेश्चंस निकाले गए हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट वर्क, व्हाट इज कॉल्ड एज डिसेंट वर्क, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, दे डिफाइन इट एज अ वर्क दैट इज प्रोडक्टिव, जहां पे आप कुछ आउटकम निकल रहा है, डिलीवर्स अ फेयर इनकम, जहां पे आपको पैसे भी मिल रहे हैं, जहां पे आपको सिक्योरिटी भी मिल रही है और सोशल प्रोटेक्शन भी मिल रही है आपकी फैमिली को। डिसेंट वर्क कहते हैं ना, मैं तो बहुत डिसेंट सी नौकरी कर रहा हूँ, डिसेंट सी मतलब जहां पे आपको पैसे मिल रहे हैं अच्छे, जहां पे आप काम अच्छा कर रहे हो, प्रोडक्टिव कर रहे हो, प्लस आपको सिक्योरिटी मिल रही है, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, फैमिली प्रोटेक्शन मतलब आपको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह मिल रहा है, आपकी फैमिली को मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है, तो ये सब क्या है, अगर ये चारों चीजें हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिसेंट वर्क, काफी अच्छा काम है। क्या चारों चीजें, दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ, आपका काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, फेयर इनकम, आपके बाद आपको सिक्योरिटी मिल रही है, ठीक है, मतलब आपके वर्क प्लेस में आपको सिक्योरिटी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि आज आपने नौकरी ज्वाइन करी कल निकाल दिया, नहीं, वहां पे आपको सिक्योरिटी मिल रही है, सोशल प्रोटेक्शन मिल रही है। कॉन्टिन्यूस, ये क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज फॉर वर्कर, अच्छा काफी सारे इसमें आर्टिकल हैं जिसके ऊपर एमसीक्यूज पेपर में आए हुए हैं, हाईली इंपॉर्टेंट है ये, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ आर्टिकल्स की बात करिए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये कहता है कि चाहे औरतें काम करें चाहे मैन काम करें, उन्हें इक्वल पे किया जाएगा, कम या ज्यादा नहीं, दैट इज आर्टिकल 39D। क्या कह रहा है, आर्टिकल 39D, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, 4-5 ही क्वेश्चन है, याद कर लेना। आर्टिकल 39 क्या कहता है, आपको इक्वल पे करना पड़ेगा इक्वल वर्क के लिए, देखो हार्डली 3 ही है ये। नेक्स्ट कह रहे हैं ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ध्यान रखता है कि एंश्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी लीव, कि जब वो प्रेग्नेंट है तो उनको मेटर्निटी लीव मिले और उनके साथ अच्छा कंडीशन करा जाए काम पे, वो होता है आर्टिकल 42। वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 42। विच आर्टिकल, ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें सारे आर्टिकल्स होते हैं, सारे लॉज होते हैं जिसके अंदर आप बेसिकली आते हो, तो जैसे कि इसने बोला फेयर इनकम मैन एंड वुमेन को 39D, उसके बाद वो कह रहे हैं कि वर्क कंडीशन अच्छी हो, मैटरनिटी लीव मिले, वो होता है आपका आर्टिकल 42। विच आर्टिकल गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सारे सिटीजन्स को टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो सारे बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, बट एक्चुअली में पता है क्या, हमारी
चाहे कितना भी बोल लो, पर ऐसा होता नहीं है। वर्क कंडीशंस आज भी इंडिया में वैसी हैं कि लोग इन आर्टिकल्स को फॉलो करते नहीं हैं। बट अगर आप इन आर्टिकल के अगेंस्ट फिर आपको क्योंकि लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ेगा कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, तो ऐसा होता नहीं है। बट ये क्या कह रहा है कि ये गारंटी करता है आर्टिकल, आपको सिक्योर करता है कि आप अपने जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। लॉन्च डेट ऑफ की गवर्नमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट स्कीम की कुछ लॉन्च डेट है, इन विच ईयर वॉज द KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम लॉन्च। KGBV कौन सी स्कीम के अंदर आया? 2004 में इट वॉज लेटर इंटीग्रेटेड इनटू समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, तो समग्र शिक्षा अभियान में वो बाद में आया। ये बेसिकली इंटीग्रेटेड मतलब इसके साथ एक और भी बढ़ गया था कि समग्र शिक्षा अभियान KGBV के साथ जुड़ गया था। बट ये कब आया ये स्कीम? 2004 में। तो सोचो कितनी पुरानी स्कीम है। व्हेन वाज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन ऑफिशियली लॉन्च? कब ये लॉन्च हुई? बेटी पढ़ाओ ये हुई है जनवरी 2015। तो ये कभी कभार पूछ लेते हैं डेट्स। ठीक है, इसके अलावा जल्दी से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी के ऊपर है, सारे NCERT के बुक के क्वेश्चन है, तो ढंग से कर लो इसको। इन विच ईयर वॉज द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? एंटरप्रेन्योरशिप अभी कुछ टाइम पहले 2015, ऑफकोर्स 10-11 साल पहले आई है, जहाँ पे ये सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट कि आप अपने बिजनेसेस करो। ये क्या है? द गोल ऑफ दिस पॉलिसी इज टू मीट द चैलेंज ऑफ स्किलिंग इंडियंस को ये बोल रहे हो कि आप अपनी स्किल्स बढ़ाओ, आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप करो। जितने ज़्यादा बिजनेसेस होंगे उतना ही फायदा है गवर्नमेंट को भी, क्योंकि इंडिया की GDP बढ़ेगी उससे, राइट? तो ये क्या है? एक गोल, एक पॉलिसी होती है। लाइफ स्किल स्पेसिफिक क्या होता है? हाउ मेनी कोर लाइफ स्किल्स हैव बीन स्पेसिफिकली लेड डाउन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा, फुल फॉर्म सबकी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। WHO की भी आ जाती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी आ जाती है, क्योंकि इन्होंने अपना लाइफ स्किल बताया था। ये बताया था कि कैसे आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने के लिए कैसे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज आइडेंटिफाइड 10 कोर लाइफ स्किल्स। इन्होंने क्या बताई हैं? 10 कोर लाइफ स्किल बताई हैं, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस हो गया, एम्पैथी हो गया, आपको मतलब लाइफ स्किल मतलब कैसे आप अपने एटीट्यूड को कैसे पॉजिटिव रख सकते हो। ठीक है, तो पहला होता है इसमें आपका सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने आसपास की चीज़ों के लिए अवेयर लो, लोगों के साथ एम्पैथी रखो। जैसे कोई भी बच्चा मेरे पास आता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, आई एम एम्पैथाइज, तो आप लोग भी अपने सर्कल में एम्पैथी रखो। क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी सोच को क्रिटिकल थिंकिंग की इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, वो माइंडसेट रखो। क्रिएटिव थिंकिंग, काफ़ी क्रिएटिव रहो सॉल्यूशन को निकालने में। डिसीजन मेकिंग, अपना डिसीजन सोच समझ के डिसीजन अपना लो इंडिपेंडेंटली। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपकी बात सामने वालों को क्लियरली समझ में आनी चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लोगों का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करो। कॉपिंग विथ स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ आप मत करो डील, इमोशंस और स्ट्रेस को मेंटेन करो। नेक्स्ट लास्ट क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेफर्स टू द वेल्थ, comfort, material good and necessity available to a certain socio-economic class. For example, एक मिडिल क्लास के लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि उनको एक प्रॉपर घर होना चाहिए, प्रॉपर उनको बिजली लाइट प्रॉपर मिले, और उनका बच्चा जो है वो एक कॉन्वेंट स्कूल में जाए और उनकी एक बेसिक नीड फुल हो। दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहते हैं ना, ये तो हमारा एक, आपने वो लाइन सुनी होगी आजकल, वो कौन सी हीरोइन बोल रही है, मैं तो नाम भी भूल गई, कि ये एक हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था और अब एक है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब आप किस तरीके से रह रहे हो, आपका क्या स्टैंडर्ड है, वो कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं ना कि ये तो हमारे स्टैंडर्ड के नीचे है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सी एक अच्छी फैमिली से होगा और कोई एक रिक्शे वाले का बच्चा होगा जो कि जिनका, क्योंकि वहाँ स्टैंडर्ड क्या है कि इनका घर हमारे जैसा नहीं है, इनके बच्चे हमारे जैसे नहीं है, तो वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है? इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड्स सब्जेक्टिव इंडिकेटर लाइक हैप्पीनेस, वेलबींग, फ्रीडम, इन्वायरमेंटल क्वालिटी अलॉन्ग विद मटीरियल वेल्थ। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या कहती है कि यार हमारी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ कि हम सब खुश हैं, हमारे पास सबके पास फ्रीडम है काम करने की। ठीक है, हम लोग काम कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। इन्वायरमेंटल क्वालिटी, हमारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी, कि हमारी कंडीशंस अच्छी हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब जो हमारी वेल्थ कंफर्ट को बात करें, क्वालिटी मतलब जहाँ पे हमारे वेल बींग, हैप्पीनेस, मटीरियल वेल्थ को बात करें। आई होप यू लव दिस वीडियो और आपको समझ में आया। इफ़ यू लव दिस वीडियो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, और मुझे बताओ अब आपका यूनिट 2 बनाऊँ, समझ में आ रहा है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कैसा फीडबैक रहता है। ठीक है, फिर मैं बनाती हूँ आज आपका यूनिट 2। पहले आप अपना यूनिट 1 खत्म करो। अगर आपके पास भी कुछ अपने क्वेश्चन पेपर या बुक के क्वेश्चंस वगैरह, उनको देखो अब आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। स्टिल नहीं बन पा रहे हैं तो मैं तो हुई, कमेंट कर लेना, लाइव में आके पूछ लेना। चलो बाय बाय गाइस।